दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करूंगा आज महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 23 तारीख को परिणाम आ गए और महायुति को बम्पर बहुमत मिला है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस किस पर कौन कौन सा मंत्रालय होगा। यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो महायुति में राड़ जारी है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस राड़ को निपटाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल अमित शाह के घर पर 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी राड़ जारी है। अब से 2-3 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने बयान जारी करके ये तो कह दिया कि हमें मोदी और शाह का फैसला मंजूर है और वो जो भी निर्णय करेंगे वो उसका स्वागत है, लेकिन ये हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के कुछ और है। पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के पीछे हाँ नहीं हो रही, और इसीलिए महायुति अभी तक ये घोषणा नहीं कर पा रही कि इतने विशाल बहुमत के बाद अब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और दोस्तों ये हालत तब है जब महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए और भाजपा के पास अकेले 133 सीटें हैं, यानी कि बहुमत से मात्र 12 सीटें कम है। अजीत पवार कह चुके हैं उन्हें भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर कोई एतराज नहीं है और भाजपा और अजीत पवार का मिलकर बहुमत बनता है और अच्छा खासा बहुमत बनता है, लेकिन भाजपा ये संदेश नहीं देना चाहती कि शिवसेना को तोड़ा एकनाथ शिंदे ने हमारी वजह से और अब हमने उनको अकेले छोड़ दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं कि वो अड़े हुए हैं कि पहले मुख्यमंत्री मैं था, मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ तो अगला मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, भले ही सीटें किसी को भी कितने भी मिले। मुझे विधानसभा चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस का एक बयान याद आता है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि चुनाव के बाद आपके साथी कौन कौन होंगे, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक जवाब दिया था कि पहले 4 दल चुनाव लड़ते थे, अब 6 दल चुनाव लड़ रहे हैं। कौन किसका साथी होगा ये चुनाव के बाद पता लगेगा। इसका मतलब है देवेंद्र फडणवीस को इस बात का एहसास था कि यदि हमें बहुमत मिला भी तब भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इतनी बार्गेनिंग करेंगे कि बार्गेन करना मुश्किल हो जाए। सोचो यदि भाजपा के पास 40-50 सीटें कम होती, 100 से कम पर भाजपा होती, तो बिल्कुल निश्चित था कि महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। फिलहाल की जो खबरें हैं वो ये है कि इस बात पर तो सहमति है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा हाईकमान चाहता है कि एकता का संदेश देने के लिए अब वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों उप मुख्यमंत्री बन जाए। अजीत पवार पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, वो इस बात के लिए अग्रणी है। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने ताकि ये संदेश जाए कि पद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकता ज़्यादा बड़ी बात है और महाराष्ट्र की जनता में एकजुटता का संदेश जाए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे इस बात के लिए तैयार नहीं बताए जा रहे। वो कह रहे हैं मैं तो मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, बनूंगा तो मुख्यमंत्री ही बनूंगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। कई ऑफर मीडिया में चर्चा में है। केंद्र में कहा गया कि वो केंद्र में एक शक्तिशाली मंत्रालय ले लें, इस बात पर भी वो एग्री नहीं हुए। फिर ये कहा गया कि वो चलो उप मुख्यमंत्री ना बने, महाराष्ट्र में एक शक्तिशाली अपनी मर्जी का मंत्रालय ले लें, तो वो एक मंत्रालय के लिए अग्रणी नहीं है।
वो कई शक्तिशाली मंत्रालय चाहते हैं। एक और उन्होंने शर्त रखी, बताई जाती है कि मुझे महायुति का संयोजक बनाओ और उप मुख्यमंत्री मेरे बेटे को बनाओ। इस बात पर भाजपा एग्री नहीं है। सुनते हैं कि इस बात पर एक नाथ शिंदे की शिवसेना में भी मतभेद है और अनेक वरिष्ठ नेताओं ने एक नाथ शिंदे को परिवारवाद से बचने की सलाह दी है और उन्हें बताया है कि उद्धव ठाकरे के पतन में उनके पुत्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ा कारण थी। उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और उनका बेटा बहुत महत्वाकांक्षी था। उसका हिंदुत्व से, शिवसेना से, भारत, इन सब राजनीतिक विचारों से कोई मतलब नहीं था। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो उद्धव एकनाथ शिंदे की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सलाह दी है कि कम से कम आप अब इस तरीके की बातों से बचिए। अभी पता नहीं एकनाथ शिंदे इस बात के लिए तैयार हैं या नहीं है, लेकिन यदि एकनाथ शिंदे इस बात पर अड़ जाते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद के अलावा कोई पद नहीं लूंगा और मेरी पार्टी सत्ता में शामिल नहीं होगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार का मिला के बहुमत है और वो मिला के सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक और खुद एकनाथ शिंदे ये चाहें कि वो सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की जनता को एक गलत संदेश दे रहा है, पूरे देश को एक गलत संदेश दे रहा है। जब देवेंद्र फडणवीस एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए। उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, जहां तक महाराष्ट्र में जीत का सवाल है, एकनाथ शिंदे कहते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री काल में जीत हुई तो इसलिए मेरा ही हक है। उन्हें एक बात ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं ये बात कि मैं देवेंद्र फडणवीस का बहुत समर्थक नहीं हूं। मुझे देवेंद्र फडणवीस के बयानों में घमंड दिखाई देता है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी भी नेता में अच्छी नहीं लगती। उनमें मैं और उनकी पत्नी भी जो अक्सर ट्वीट करती है उसमें भी अक्सर मैं होता है, अहम होता है, घमंड होता है। लेकिन फिर भी हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि पिछले 3 चुनाव में लगातार देवेंद्र फडणवीस ने अपनी लोकप्रियता दिखाई है, अपनी क्षमता दिखलाई है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव जीते गए। आप याद करिए, पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तब शिवसेना और भाजपा ने चुनाव जीता, लेकिन उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया और वो अलग चले गए। उसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब भी पूरा चुनाव 3 लोगों पर केंद्रित था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी जी, इन 3 लोगों पर केंद्रित था। इनमें से महाराष्ट्र के हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ने अपनी काबिलियत को, अपनी लोकप्रियता को दिखलाया है। हमें अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद एक तरफ रखनी होगी और हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि महाराष्ट्र में उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। और उनके खिलाफ एक बात और कही जा रही है कि वो ब्राह्मण है, वो मराठा नेता नहीं है और महाराष्ट्र किसी गैर मराठा नेता को स्वीकार नहीं करेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यदि यह स्थिति होती कि महाराष्ट्र किसी गैर मराठा नेता को स्वीकार नहीं करेगा, तो जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री काल में चुनाव हुआ था और अगला चुनाव फिर भाजपा और उद्धव वाली शिवसेना जीते थे, तो चुनाव कैसे जीत गए? तब भी तो देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण थे। उसके बाद फिर वर्तमान में यह सबको पता था
कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद पर एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस। तब भी भाजपा को 133 सीटों पर चुनाव लड़ी। भाजपा मात्र 12-13 सीटों पर चुनाव हारी है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में पद की लालसा बहुत बड़ी बात है। पद की लालसा में बड़े बड़े वैचारिक सरकारें गिर जाती हैं, केंद्र की सरकारें गिर जाती हैं, राज्य की सरकारें गिर जाती हैं। यदि आपको जनता पार्टी के पतन का दौर याद होगा तो 6-6 महीने के लिए सरकारें बनी। एक काल रहा जिसमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकारें बनी, वो सब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी। 6 महीने को ये मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, 6 महीने को ये बन गया, 1 साल को ये प्रधानमंत्री बन गया। ये सब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं देश को भी नुकसान देती हैं और राज्य को भी नुकसान देती है। फिलहाल हम सबको उम्मीद तो पूरी है कि ये राड़ जल्दी निपटेगी, लेकिन एकनाथ शिंदे को मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ बड़प्पन दिखाना चाहिए, हट से बचना चाहिए। जीत सिर्फ उनकी नहीं हुई है, जीत योगी, फडणवीस, मोदी, एकनाथ शिंदे की भी हुई है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अजीत पवार की भी हुई है, सबकी हुई है। अकेले किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं हुई है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए एकनाथ शिंदे को, और अभी एकनाथ शिंदे को पुत्रमोह से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये राड़ चल रही है फिलहाल महायुति के अंदर, और इसीलिए 23 तारीख को बहुमत मिल जाने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं। देखते हैं, इंतजार करते रहिए, आप भी इंतजार करते रहे, हम भी, कि ये राड़ कहाँ पर जाकर सुलह का रूप लेगी, कहाँ पर जाकर समझौता होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, और क्या कोई केंद्र में आकर शक्तिशाली केंद्रीय मंत्री बनेगा, या कोई राज्य में ही शक्तिशाली मंत्रालय लेकर कब्जा करेगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेगा। दोस्तों, बात कर दूं आपको बांग्लादेश की। बांग्लादेश में लगातार नए डेवलपमेंट हो रहा है, और एक उड़ती हुई सूचना यह है कि कल अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दोनों ने एक ही समय में मोहम्मद यूनुस से, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से बात करी और उन्हें चेतावनी दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आएं और बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करें। एक दूसरी उड़ती हुई खबर है, कल मैंने आपको बताया था कि पता नहीं किन दबाव के चलते इस कौन ने संत चिन्मय कृष्णदास से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन फिलहाल आज इस कौन ने एक बयान जारी किया है कि वो अपने आप को चिन्मय कृष्णदास से अलग नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल उन्हें संगठन के अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया था, लेकिन वो हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनको संकट की घड़ी में अकेले नहीं छोड़ सकते। ये एक अच्छा बयान है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। बांग्लादेश पे भी नज़र है और महाराष्ट्र पे भी नज़र है। फिलहाल जो भी लेटेस्ट होगा उससे आपको अवगत कराता रहूँगा, और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार।